आइए जरा, आप आइए। अब मैं एक क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट पढ़ाऊंगा आपको। पहले चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लेते हैं। डिस्कस द रिस्क रिटर्न कंसिडरेशन इन फाइनेंसिंग ऑफ करंट असेट। डिस्कस द रिस्क रिटर्न कंसिडरेशन इन फाइनेंसिंग ऑफ करंट असेट। डिस्कस द रिस्क रिटर्न कंसिडरेशन इन फाइनेंसिंग ऑफ, बोलो क्या, करंट असेट। सुनिए जरा। The financing of current asset involve a trade-off between the risk and return. A firm can choose from short-term or long-term source of finance. Short-term financing is less expensive. छोड़ो छोड़ो छोड़ो, इधर आ जाओ। तुम्हें याद है अपने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जब पढ़ा था ना, तो मैंने आप लोगों को दो बातें बताई थी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में अपन दो पॉइंट पढ़ते हैं, अगर आपको याद हो तो। एक हम पढ़ते हैं प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, और दूसरा पढ़ते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, याद है? फिर मैंने इसमें तीन पॉलिसी बताई थी, कंजर्वेटिव, मॉडरेट और अग्रेसिव, याद है? और फिर बताया था कंजर्वेटिव, मॉडरेट और अग्रेसिव। तो खैर इस चैप्टर में अपन वॉट एवर वी आर टॉकिंग फॉर सोर्स ऑफ फिनांस, यानी कि इस वाले पार्ट से मुझे फिलहाल कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा मैंने कहा था कि एक रिस्क बिहेवियर होता है। रिस्क बिहेवियर क्या होता है? जो व्यक्ति कंजर्वेटिव होता है वो लॉन्ग टर्म पे ज्यादा बिलीव करता है, याद है? क्यों? क्योंकि उसको लगता है अगर मैंने 12 महीने के लिए लोन लिया और 12 महीने के अंदर मेरी करंट से कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाई और मैं लोन रिपे नहीं कर पाया तो क्या होगा? तो वो डरा हुआ रहता है, तो वो काय पे जाता है? लॉन्ग टर्म फंडिंग पे, याद है? अपन ने क्वेश्चन भी किया था, बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा था वो, फिर अपन ने किया था, वो इजी इजी हो गया था, याद है? कंजर्वेटिव, मॉडरेट, अग्रेसिव वाला। वैसे ही देखो जरा, अगर मान लो एग्रेसिव बंदा है, वो लॉन्ग टर्म फंडिंग पे जाना पसंद करेगा या शॉर्ट टर्म फंडिंग पे? शॉर्ट टर्म फंडिंग पे जाना पसंद करेगा। इसका रीजन है, समझो क्यों। समझो जरा सो। शॉर्ट टर्म फंडिंग जो होती है वो होती है लेस एक्सपेंसिव। बोलो क्या होती है? लेस एक्सपेंसिव। और जो लॉन्ग टर्म फंडिंग होती है वो होती है हाई, यानी कि कॉस्टली कह सकता हूं मैं। बोलो क्या होती है? कॉस्टली। यानी कि अगर आप शॉर्ट टर्म फंडिंग पे जाते हो तो वो आपके लिए लेस एक्सपेंसिव होती है, लॉन्ग टर्म फंडिंग पे जाते हो तो वो आपके लिए कॉस्टली होती है। क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं शॉर्ट टर्म फंडिंग पे जाके लेस एक्सपेंसिव फंड लाता हूं तो मैं अपने रेट ऑफ रिटर्न को इंक्रीज कर सकता हूं? हाँ या ना? यस। और अगर मान लो मैं लॉन्ग टर्म फंडिंग पे जाता हूँ, बोलो किस पे जाता हूँ? अगर मान लो मैं लॉन्ग टर्म फंडिंग पे जाता हूँ तो वो लॉन्ग टर्म फंडिंग मेरे लिए, बोलो क्या होता है? क्या होता है? कॉस्टली होता है। अब अगर कॉस्टली होगा तो रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? बोलो कम होगा। कुछ समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नहीं आया? हेलो, आया या नहीं आया? आया? अगर आप शॉर्ट टर्म फंडिंग पे जाओगे तो सस्ती होने के कारण बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, बोरोइंग कॉस्ट कम होने के कारण रेट ऑफ रिटर्न बढ़ेगा। अगर लॉन्ग टर्म फंडिंग पे जाओगे तो वो महंगा मिलेगा, महंगा मिलेगा तो आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा? कम। तो क्या मैं कह सकता हूं कि शॉर्ट टर्म फंडिंग पे वो लोग जाते हैं जो एग्रेशन में होते हैं, जो बिलीव यार कि कोई टेंशन मत ले, तू तो लोन ले, 12 महीने के अंदर पैसा आएगा, वी विल पे। यानी कि शॉर्ट टर्म फंडिंग के साथ एग्रेसिव लोग जाएंगे, जबकि लॉन्ग टर्म फंडिंग के साथ कौन लोग जाएंगे? कंजर्वेटिव। तो क्या मैं ये कह सकता हूं जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, और अगर ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिटर्न पाओगे? नहीं है? ज्यादा रिस्क लोगे तो ज्यादा रिटर्न पाओगे, अगर रिस्क कम लोगे तो रिटर्न भी कम पाओगे। क्या मैं ये कह सकता हूं कि रिस्क रिटर्न कंसिडरेशन इज इंपॉर्टेंट इन फाइनेंसिंग ऑफ करंट एसेट? Hello, can I say risk return consideration is important in financing of current asset? If I will take higher risk, so I will be called aggressive. And if I am taking higher risk, I would be going for short-term fund. If I will go for short-term fund, I will have a less expensive borrowing cost, and that will increase my rate of return. So simple. Higher the risk, higher the return. Lower the risk, लोअर द रिटर्न। करेक्ट है क्या? अब पढ़ो जरा, समझ में आएगा। पढ़ूं? द फाइनेंसिंग ऑफ करंट असेट इन्वॉल्व अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न। समझ गए? ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिस्क एंड रिटर्न, करेक्ट है। अ फर्म कैन चूज फ्रॉम शॉर्ट और लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इज लेस एक्सपेंसिव देन द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, बट एट द सेम टाइम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग इन्वॉल्व ग्रेटर रिस्क देन द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। समझ गए? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में रिस्क ज्यादा क्यों है? क्योंकि अगर पैसा नहीं आ पाए तो तुम तो 12 महीने बाद खड़े हो जाओगे ना। तो अगर मैं डरता हूं तो मैं शॉर्ट टर्म पे जाऊंगा या लॉन्ग टर्म पे?
पर मैं लॉन्ग टर्म पे जाऊंगा तो क्या महंगा पड़ेगा? महंगा पड़ेगा तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न बढ़ जाएगा क्या? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ मैं डरता हूँ, मैं रिस्क नहीं ले पाता तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न कम आएगा? दिस इज कॉल्ड ट्रेड ऑफ। करेक्ट है? नहीं आया? हेलो, आया? पढ़ो आगे अगला पॉइंट। डिपेंडिंग ऑन द मिक्स ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग approach followed by company may be referred as a matching approach, conservative approach and aggressive approach. If I go with higher long term fund, I am conservative. Higher short term fund, I am aggressive. The mix is called matching approach. Mix is called बोलो क्या? मैचिंग अप्रोच। सर मैचिंग अप्रोच मतलब कुछ फंड एवरेज करके लॉन्ग टर्म से और कुछ फंड शॉर्ट टर्म से। कैसे? In matching approach, long-term finance is used to finance fixed asset and permanent current asset, and short-term financing to finance temporary or variable current asset. Let me remind you something. अपन ने वर्किंग कैपिटल में पढ़ा था मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस। उसमें आपको अगर थर्ड मेथड याद हो तो उसमें ऐसा मैंने लिखवाया था करंट असेट माइनस कोर करंट असेट का 75%। तो मैंने उस समय आप लोगों को ये बताया था कि एक्चुअली जो टंडन कमेटी थी वो ये कहती थी कि देखो जो करंट असेट है उसमें से कोर करंट असेट को हटा दो, क्योंकि जब आपको मालूम है कि इतनी असेट का तो आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट, तो ये शॉर्ट टर्म से क्यों मानते हो? लॉन्ग टर्म रेस कर लो ना पैसा। यही बात समझ। अगर मुझे मालूम है कि मेरी वर्किंग कैपिटल में हर बार मुझे कम से कम 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ता है, बाकी मेरा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 25,000 तो मिनिमम है। तो आपको याद होगा मैंने कहा था कोर करंट एसेट इज दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट एसेट दैट यू हैव टू मेंटेन। तो 25,000 अगर मिनिमम है तो मैचिंग अप्रोच ये कहती है कि 25,000 यू शुड गेट फाइनेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म फंडिंग, और जो वेरिएबल है उसके लिए किसके ऊपर डिपेंड करो? शॉर्ट टर्म फंडिंग। पढ़ो आगे। In matching approach, the long-term finance is used to finance the fixed asset and permanent current asset. आप permanent current asset को core current asset भी कह सकते हैं, है ना? शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग टू फाइनेंस द टेम्परेरी और वेरिएबल करंट एसेट। समझ गए? 25 के ऊपर अगर 35 हो गया तो 25 को तो लॉन्ग टर्म से लेके रखो, 25 के ऊपर अब जितना भी जाएगा वो कहां से लेके आ जाओ? शॉर्ट टर्म। ठीक है? सुनो, अंडर द कंजर्वेटिव प्लान द फर्म फाइनेंस इट्स परमानेंट एसेट एंड ऑल्सो पार्ट ऑफ टेम्परेरी करंट एसेट अलोंग विद द लॉन्ग फाइनेंसिंग एंड हैज लेस रिस्क ऑफ फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ऑफ फंड। समझ गए? कंजर्वेटिव में आप क्या करोगे? अपनी फिक्स एसेट के साथ साथ शॉर्ट टर्म, अपनी फिक्स एसेट के साथ साथ करंट एसेट को भी किससे लेके आओगे? लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म से लेके आओगे तो बोलो क्या होगा? कॉस्टली हो जाएगा, तो रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला पढ़ो, अग्रेसिव। An aggressive policy is said to be followed by the firm when it use more short-term financing than warranted by matching plan and financing as part of its permanent current asset with the short-term financing. समझ गए? हेलो, समझ गए? आप इसका आंसर चाहो तो पीएम में जैसा लिखा है वैसा लिख सकते हो, या आप चाहो तो अपना आंसर ऐसे लिख सकते हो कि करंट एसेट फाइनेंस कंसीडर द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, है ना? इफ कंपनी कैन टेक मोर रिस्क, कंपनी कैन अर्न मोर रिटर्न, and if company cannot take higher risk, the company rate of return would be compromised. A company have three type of working capital finance policy. Conservative. Under conservative approach, more of the current assets are financed by बोलो short long term fund, है ना? And accordingly company pay higher finance cost, reduces the company rate of return, है ना? Aggressive approach. Under aggressive approach, more of the assets of the company are financed by बोलो क्या? Short term. Accordingly company pay lower borrowing cost, according the rate of rate is increased. Under matching approach, company finance its fixed asset and permanent current asset by way of बोलो long term, and the temporary current asset are financed by short term. नहीं आया? आया या नहीं आया? क्या लिखवाऊं? ये लिखवा दूं? लिखो फटाफट। पर लिख तो लो, ठीक है? प्रभु तुम्हें समझ में आ गया क्या बात कर रहा था मैं, कि रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कैसे है? देखो जरा, अ कंपनी फाइनेंस इट्स करंट असेट, अ कंपनी फाइनेंस इट्स करंट असेट after considering risk and return, after considering risk and return of finance,
A company finance its current asset after considering the risk and return of finance. After considering risk and return of बोलो क्या finance है ना. A company may follow any of the working capital financing policy. A company may follow any of the working capital financing policy. A company may follow any of the working capital financing policy. A company may follow any of the बोलो क्या वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग पॉलिसी. कोई भी कंपनी नीचे दी जा रही वर्किंग कैपिटल पॉलिसी को फॉलो कर सकती है. पहला कंजर्वेटिव अप्रोच. देखो अंडर दिस अप्रोच the maximum part of asset is financed by long-term funding. Finance from बोलो क्या long-term funding, which increases the cost of finance, which increases the cost of finance, which increases the cost of finance and reduces the rate of return, which increases the cost of finance and reduces the rate of return. जो finance की cost को बढ़ा देगा और rate of return को बोलो क्या कर देगा कम कर देगा. which increases the cost of finance और reduces the बोलो क्या rate of return. क्या ये समझ में आ गया? ये याद भी करने की जरूरत है. अभी आ गया कंसेप्ट. सेकंड लिखो जरा. अग्रेसिव अप्रोच. बोलूं अंडर दिस अप्रोच the maximum part of asset is financed by short-term funding. Which reduces the finance cost and increases the rate of return. सही है. लो सही है. अगला लिखो फटाफट. मैचिंग अप्रोच. है ना. लिखो अंडर दिस अप्रोच the fixed asset and permanent current asset. Under this approach, fixed asset and permanent current asset are financed by long-term funding and variable current asset are financed by short-term funding. वेरिएबल करंट असेट आर फाइनेंस बाय शॉर्ट टर्म फंडिंग. तो ये क्या करेगी? कॉस्ट को मिनिमाइज करेगी, मैक्सिमाइज करेगी या एवरेज रखेगी? तो रेट ऑफ रिटर्न भी क्या आएगा? एवरेज. है ना. हेलो सही है. आगे समझ में. चलो अच्छा वो जो कल पढ़ा था वो तो याद है ना. मैं लौटूंगा थोड़ी देर में उसमें. हाँ ठीक है. अगला अपन पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5. देखो अपन ने 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 भी पढ़ लिया, 4 भी पढ़ लिया ना. अगला पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 5. 5 में एडीआर जीडीआर पे बाद में चर्चा करूंगा मैं. सबसे पहले आ जाए यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड. आ गया यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड. अब मैं जहां जहां अंडरलाइन करवाऊं वो अंडरलाइन करते आना बस.
बाद में अभी ये कुछ क्वेश्चन पढ़ने के बाद तो बाद में रिपीटेशन है एक्चुअली। चलो बड़े आगे करें स्टार्ट। देखिए पढ़ूं, अंडरलाइन करना। ईरो कन्वर्टेबल बॉन्ड आर क्वासी डेब्ट सिक्योरिटीज अनसिक्योर्ड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिपॉजिटरी रिसीप्ट और लोकल शेयर। एक्चुअली आप इन्हें कह सकते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड जिन्हें कंपनी इशू करती है जिन्हें बाद में या तो डिपॉजिटरी रिसीप्ट, डिपॉजिटरी रिसीप्ट क्या होती है बात करेंगे आगे, जिन्हें कंपनी या तो डिपॉजिटरी रिसीव या वहां के लोकल शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। क्या मैं बोलो, लोकल शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। मतलब आप अगर इसे नॉर्मल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से समझे तो यू कैन ऑल्सो कॉल देम कन्वर्टेबल बॉन्ड। कौन से बॉन्ड, तो पहली अंडरलाइन करो, यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड आर क्वासी डेब्ट सिक्योरिटीज अनसिक्योर्ड विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिपॉजिटरी रिसीप्ट और लोकल शेयर, है ना, बराबर है। देखो, Euro convertible bond offer the investor an option to convert the bond into equity at a fixed price after the minimum lock-in period। यानी कि अगर आपने यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदा है तो यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड में एक ऑप्शन होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक फिक्स प्राइस पे आप चाहो तो बॉन्ड को इक्विटी में कन्वर्ट करवा सकते हो। कंपलसरी है या ऑप्शन है, पढ़ो जरा। ECB ऑफर एन इन्वेस्टर the price of equity share at the option to convert the bond into equity at the fixed price after the minimum lock in period। ये आपका पूरा वन लाइन होना चाहिए, या सेकंड पैरा कर लो, एक काम करो सेकंड कर लो। ECB offer an option to investor to convert the bond in equity share at a fixed price after the minimum lock in period। मतलब ऐसा है कि अगर मैंने ईरो कन्वर्टेबल बॉन्ड खरीदा तो क्या मैं अगले दिन भी इसको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट करवा सकता हूं? नहीं, मिनिमम लॉक इन पीरियड के बाद। अच्छा, मेरा मन पड़े मैं उस प्राइस में कन्वर्ट करूंगा या फिक्स प्राइस होगा? अच्छा, ईसीबी सिक्योर्ड है। अच्छा, ईसीबी का कन्वर्जन केवल शेयर में हो सकता है, डिपॉजिटरी रिसिप्ट में भी हो सकता है। डन है क्या? ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया, आगे बढ़ो। द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन विल हैव अ प्रीमियम एलिमेंट। द बॉन्ड कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, प्राइस वाला पॉइंट छोड़ सकते हो। द बॉन्ड कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जब तक कन्वर्ट नहीं होगा आपको वो हर साल एक फिक्स रेट से बोलो क्या देगा, इंटरेस्ट। थर्ड पॉइंट हो गया आपका, बोलो आगे बढ़ू। These are the bearer securities and generally the issue of such bond may carry two option, call option and put option, है ना। आप क्या लिखोगे सीधे, आप थर्ड पॉइंट अंडरलाइन करोगे, पता है कहां से लिखो। जनरली द इश्यू ऑफ सच बॉन्ड में कैरी टू ऑप्शन, यानी कि बॉन्ड जो है उसमें कितने ऑप्शन हो सकते हैं, दो। पहला ऑप्शन हो सकता है कॉल का और दूसरा ऑप्शन हो सकता है पुट का। क्या है ये मैं समझा रहा हूं, समझ में आई? पहली बात तो क्या यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड अनसिक्योर्ड बॉन्ड है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू डिपॉजिटरी रिसीप्ट एंड लोकल शेयर्स। आई कैन कन्वर्ट देम एनी टाइम आफ्टर द मिनिमम लॉक इन पीरियड। I will convert them at my iksha wala price. It is a fixed price. Who is going to decide this? The company, the issuer. Correct है क्या? Whenever a company issue euro convertible bond, it carry two option, either call option or put option. पढ़ो जरा। A call allow the company to force conversion if the market price of share exceed a particular percentage of conversion price। मतलब कॉल ऑप्शन अगर होता है तो कंपनी के पास कन्वर्ट करवाने के लिए अधिकार होता है। मतलब कंपनी आपको फोर्स कर सकती है कि आप इसे कन्वर्ट करो। पढ़ो जरा क्या लिखा है। अ कॉल ऑप्शन अलाउ द कंपनी टू फोर्स कन्वर्जन इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर एक्सीड पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन। अगर इक्विटी शेयर ज्यादा प्राइस से कन्वर्ट होता है तो। ठीक है, आगे बढ़े। अ पुट ऑप्शन अलाउ द इन्वेस्टर टू गेट हिज मनी बैक बिफोर द मैच्योरिटी। समझ गए? वैसे तो सब कुछ लॉक इन पीरियड के बाद होगा, लेकिन अगर मान लो कॉल ऑप्शन है तो कंपनी के पास अधिकार होगा फोर्स कन्वर्जन के लिए, और अगर पुट ऑप्शन है तो इन्वेस्टर के पास समय से पहले अपना पैसा लेने का अधिकार होगा। अंडरलाइन कर लो नेक्स्ट पॉइंट। कॉल ऑप्शन अलाउ कंपनी फॉर फोर्स कन्वर्जन इफ मार्केट प्राइस ऑफ शेयर एक्सीड अ पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ कन्वर्जन प्राइस। या इसको छोड़ दोगे तो भी चलेगा, फोर्स कन्वर्जन तक कर लो बस, सही है। और अगला लिखो, अ पुट ऑप्शन अलाउ द इन्वेस्टर टू गेट हिज मनी बैक बिफोर द मैच्योरिटी। हेलो, सही है। अच्छा,
तो क्या मैं कह सकता हूं कि यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि अनसिक्योर्ड है और कंपनी द्वारा इंटरेस्ट इशू किया जाता है, जो हर साल हमें फिक्स रेट से इंटरेस्ट देता है। क्या कहा मैंने, सुना? अब मैंने सारी पॉइंटों को मर्ज कर दिया। यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड एक ऐसा अनसिक्योर्ड बॉन्ड है जो कंपनी द्वारा अपने इन्वेस्टर को इशू किया जाता है और हर साल फिक्स रेट से इंटरेस्ट देता है। यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड में आप चाहे तो उसे डिपॉजिटरी रिसिप्ट या लोकल शेयर में कन्वर्ट करवा सकते हैं एक पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड के बाद एक फिक्स प्राइस पे। जनरली हमारे यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड में से दो में से कोई एक ऑप्शन होते हैं, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। अगर कॉल ऑप्शन है तो कंपनी के पास फोर्स कन्वर्जन का अधिकार है, और अगर पुट ऑप्शन है तो इन्वेस्टर के पास मैच्योरिटी से पहले अपना पैसा लेने का अधिकार है। सही है, आगे बढ़ो। बढ़ू? ये भी बढ़, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। In the case of ECB, the payment of interest and redemption of bond will be made by issuer company in US dollar। ये इसकी खासियत है, यानी कि ये जो यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड है ना, कौन है बोलो? यूरो कन्वर्टेबल जो बॉन्ड है ना, ये बेसिकली केवल और केवल डॉलर में आएगा। मतलब पैसा भी डॉलर में आएगा और इंटरेस्ट और रिडम्पशन भी काय में होगा? डॉलर। किसी भी कंपनी ने इशू किया हो, किसी भी कंट्री में इशू किया हो, बट पेमेंट काय में होगा? डॉलर। करेक्ट है, बोलो काय में होगा पेमेंट? बोलो केवल और केवल पेमेंट काय में होगा? बोलो डॉलर में पेमेंट होगा। आगे बढ़ो। ईसीबी इश्यूज आर लिस्टेड इन लंदन। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं मैं बताऊंगा। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अंडरलाइन करो। कंपनी हैविंग अ 3 year ऑफ गुड ट्रैक रिकॉर्ड विल ओनली बी परमिटेड टू रेज द फंड। इसका केवल 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है वही यूरो कन्वर्टेबल बॉन्ड के थ्रू पैसा ला सकता है। The company having a 3 year of good track record only will be permitted to raise the fund. The condition is not applicable in cases of project in infrastructure sector। समझ गए? यानी कि 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड वाली जो कंडीशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एप्लीकेबल नहीं होगी। सर मतलब गुड ट्रैक नहीं है तो भी ला सकते हैं? नहीं, गुड ट्रैक नहीं, 3 साल वाली बात इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मान लो कोई कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रही है, उसको 2 ही साल हुए तो अब 3 साल का ट्रैक चाहिए तो नहीं मिल पाएगा, तो उस केस में उसको अलाउ कर दिया जाएगा। ट्रैक रिकॉर्ड खराब है तो वो पैसा ला ही नहीं सकती। आपको पता होना चाहिए कि जब भी पैसा मांगने की बात होती है तो हमारी क्रेडिट वर्दीनेस चेक होती है। आगे बढ़ो। द प्रोसीड ऑफ ईसीबी वुड बी परमिटेड ओनली फॉर द फॉलोइंग पर्पज। अगर आप ईसीबी के थ्रू पैसा लाते हो तो ऐसा नहीं है कि जहां चाहो वहां यूज करो, उसके लिमिटेड यूज है। पहला, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर आपको कोई बाहर से फिक्स्ड एसेट परचेस करनी है तो आप ईसीबी की फंडिंग का यूज कर सकते हैं। करेक्ट है। सेकंड पढ़िए, रिटायरिंग फॉरेन करेंसी डेट, यानी आपके पास कोई पुराना फॉरेन करेंसी लोन है तो उसके पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। कैपिटलाइजिंग इंडियन जॉइंट वेंचर अब्रोड, अगर आपको किसी जॉइंट वेंचर में इन्वेस्टमेंट करना है तो पैसा ला सकते हो। और 25% ऑफ टोटल फंडिंग कैन बी यूज फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पस। हेलो हेलो, सही है? सही है, बराबर है। एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में यूजुअली इसको यूज करने दिया जाता है क्योंकि कम रेट पे अगर पैसा आता है तो इसमें हमारी कंट्री को फायदा होता है। यूजुअली जैसे टोल है, अगर मान लो कंपनी अपना पूरा पैसा महंगा फंड लगा के लेके आती है तो टोल के चार्जेस भी ज्यादा होंगे, और अगर टोल में आने वाला लोन कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, तो उसकी बोरोइंग कम होने के कारण टोल चार्जेस अकॉर्डिंगली कम होंगे। करेक्ट है। तो यूजुअली ऐसे सेक्टर्स में अलाउ किया जाता है। करेक्ट है क्या? चलो अब करें रिवाइज इसको, जो ये पढ़ा इसको याद करें। सबसे पहला पॉइंट, ईसीबी क्या है? क्या ईसीबी रुपीस में इश्यू होता है या डॉलर में? कोई भी कंपनी किसी भी कंट्री में अगर ईसीबी इशू करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी, रिडम्पशन करेगी, काय में करेगी? डॉलर में। अच्छा, ईसीबी का इस्तेमाल कर, ईसीबी लाने के लिए क्या आपके पास 3 साल का अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए? पर क्या ये कंडीशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में एप्लीकेबल है? नहीं। अच्छा, ईसीबी से लाए हुए पैसे का इस्तेमाल मैं कार परचेज करने के लिए करना चाहता हूं। अच्छा, क्या इसका इस्तेमाल मैं कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करने के लिए कर सकता हूं? पुराने फॉरेन करेंसी के लोन को पे करने के लिए कर सकता हूं? क्या 25% अमाउंट का इस्तेमाल मैं वर्किंग कैपिटल के लिए कर सकता हूं? पक्का? श्योर? अच्छा एक बात बताइए, जब तक कि मैच्योरिटी नहीं आ जाता क्या हर साल कंपनी को इस पर फिक्स रेट से इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? अच्छा, ईसीबी सिक्योर्ड है या अनसिक्योर्ड? पक्का? अच्छा, ईसीबी का कन्वर्जन डिपॉजिटरी रिसिप्ट और शेयर दोनों में से किसी एक में हो सकता है? हो सकता है ना, कभी भी हो सकता है या लॉक इन पीरियड के बाद? अच्छा, मन चाहे प्राइस पे या फिक्स प्राइस पे?
क्या ईसीबी में दो ऑप्शन होते हैं? कौन कौन से? कॉल और पुट। कॉल ऑप्शन क्या बोलता है? कंपनी के पास फोर्स का अधिकार होता है, और पुट में इन्वेस्टर के पास मैच्योरिटी से पहले पैसा पाने का अधिकार होता है। करेक्ट है? हो गया यार। कमर्शियल पेपर कोई भी इश्यू कर सकता है। नेटवर्थ 10 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल लिमिट 2 करोड़। करंट रेशियो 1.25। मेरी क्रेडिट रेटिंग 1.5 महीने पुरानी है। 1.5 महीने पुरानी चल जाएगी ना। अगर 2.5 महीने पुरानी है पक्का नहीं चलेगी, श्योर नहीं चलेगी। आई एम नॉट अ लिस्टेड कंपनी। क्या मैं गवर्नमेंट कंपनी हूं? नहीं। हाँ, अगर मैं गवर्नमेंट कंपनी नहीं हूं तो लिस्टेड हूं तो नहीं चलेगा, पर अगर पीएसयू हूं और लिस्टेड नहीं हूं तो चल जाएगा। अच्छा, कमर्शियल पेपर का इशू लाने के लिए आपका क्रेडिट रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। क्रेडिट रेटिंग से सर्टिफाई करना पड़ेगा ना। अच्छा, कमर्शियल पेपर का जो इशू है ना, वो मैं 2 दिन के लिए लाना चाहता हूँ। 7 से 365 दिन। पक्का है क्या? हेलो, पक्का है? 7 से 365 दिन कंफर्म है? श्योर है? पक्का? कमर्शियल पेपर कंपनी के उन कंपनियों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी रेटिंग अच्छी है, क्योंकि उनको शॉर्ट टर्म फंडिंग के लिए डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। तो उनके लिए भी तो अच्छा है जिनकी क्रेडिट रेटिंग बुरी है। उनके लिए अच्छा नहीं है? क्या बात कर रहे हो? नहीं है? मैं तो सुना अच्छा है। अच्छा, मैंने सुना पूलिंग ऑफ असेट में हम लोग क्या करते हैं, असेट को बैकअप करके सिक्योरिटी इश्यू करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सिक्योरिटाइजेशन प्रोसेस। अच्छा, मैंने सुना है डेप्ट सिक्योरिटाइजेशन इज रीसाइक्लिंग ऑफ फंड। अच्छा, मैंने सुना है कि डेप्ट का ओरिजिनेशन फंक्शन स्टार्ट व्हेन यू इवैल्यूएट द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोवर एंड अकॉर्डिंग द लिमिट एक्सटेंड द क्रेडिट टू देम। क्या सही है ये? हाँ या ना? अच्छा, मैंने ये सुना है कि जो फैक्टर होता है ना, उसमें अपार्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग सर्विसेज अदर सर्विसेज भी मिलती है। बिल डिस्काउंटिंग में केवल फाइनेंसिंग सर्विसेज मिलती है। मैंने सुना है कि बिल डिस्काउंटिंग में ऑलवेज ऑलवेज विद रिकॉर्ड्स होता है, जबकि फैक्टर विद और विदाउट रिकॉर्ड्स हो सकता है। अच्छा, मैंने सुना है कि ऑपरेटिंग लीवरेज में, सॉरी ऑपरेटिंग लीज में, अगर मेरे पास असेट आती है और मैं लेजी हूं तो उसकी सारी रिस्क मेरी है, मेरी नहीं है। अच्छा, मैंने सुना है कि फाइनेंस लीज को मैं जब चाहूं कैंसिल कर सकता हूं, ऑपरेटिंग को पक्का। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि ऑपरेटिंग फाइनेंस लीज में सारी रिस्क लेसी की होती है। रिस्क किसकी होती है? लेसी की होती है। कंफर्म है क्या ये पक्का था क्या ये? श्योर भी हो तुम? अच्छा, मैंने ऐसा सुना है नहीं नहीं, अभी वो लिखा हुआ है, बाद में थोड़ी देर बाद क्या आऊंगा। चलो, अगला पढ़ेंगे ब्रिज फाइनेंस। नीचे ही मिल जाएगा उसके। क्या? चलो बढ़ू। ब्रिज समझते हो? ब्रिज क्या होता है? ब्रिज पुल। बेसिकली समथिंग basically something which fill the gap between the two things is called bridge। नहीं है? क्या बोला मैंने? something which fulfill the gap between the two things is called bridge। हाँ या ना? जैसे मैं तुम्हारे इंस्टीट्यूट के गैप को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। एम आई अ ब्रिज? हेलो, एम आई अ ब्रिज? हाँ, चलो, अब ये तो हो गया ब्रिज में। अब बात करते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग की। एक्चुअली क्या है, मेरा एक नया प्रोजेक्ट आने जा रहा है 1000 करोड़ वाला। सुनोगे नहीं? मेरा एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है 1000 करोड़ वाला। करेक्ट है क्या? अब मुझे ऑलमोस्ट मालूम है, जिस तरीके से मैंने पूरी फील्डिंग की है, मैंने जिस तरीके से पूरी अपनी रिपोर्ट तैयार की है, जो फेकम फाक उसमें मैंने किया है, एवरीथिंग जो मैंने उसमें लिखा है ना, वो ऐसा अट्रैक्टिव है कि डेफिनेटली बैंक कैन नॉट डिनाई मी टू एक्सटेंडिंग द क्रेडिट। मतलब बैंक मुझे पैसा देने वाला है, बट चक्कर क्या है ना, बैंक में जब फाइल जाती है तो हैव देयर सर्टेन सेट प्रोसीजर जो फॉलो होगा, एंड आई नो कि दे विल एटलीस्ट टेक 1 year टू सैंक्शन माय लोन, बट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट दैट दे आर गोइंग टू सैंक्शन माय लोन। ये पता है कि लोन मिलेगा, बट कब मिलेगा? 1 साल बाद।
तो नाउ देयर आर टू चॉइसेस, या तो एक साल तक बैठे रहो और एक साल बाद जब पैसा मिलेगा तो काम करना चालू करो। सेकंड थॉट ये कहता है कि एक साल बैठने की बजाय, अननेसेसरी अपने प्रोजेक्ट को डिले करने की बजाय, टेम्परेरी एक साल के टाइम को फालतू होने से बचाने के लिए मैं कहीं से शॉर्ट टर्म फंडिंग अरेंज कर लूं। क्या मैं कह सकता हूं कि शॉर्ट टर्म फंडिंग उस टाइम गैप को फुलफिल करने के लिए ली जा रही है जो टाइम गैप मेरे ओरिजिनल लोन के सैंक्शन होने में लगेगा, आया ना? तो शॉर्ट टर्म फंडिंग ले लूंगा और जैसे ही मेरे को एक साल बाद मेरा पैसा मिल जाएगा, शॉर्ट टर्म फंडिंग का पैसा लौटा दूंगा और उसके बाद अपना काम कंटिन्यू कर लूंगा, हाँ या ना? तो इसे शॉर्ट टर्म फंडिंग क्या कहलाएगी यहाँ? ब्रिज फाइनेंसिंग। अच्छा, जो मुझे शॉर्ट टर्म फंडिंग देगा उसको ये पता रहेगा कि ये मेरी जरूरत है, और जैसे ये पता रहेगा जरूरत है, वो मौके का फायदा उठाएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेगा। क्या लेगा? ज्यादा लेगा। कंफर्म है? पढ़ो, आ जाओ। ब्रिज फाइनेंस रेफर नॉर्मली टू लोन टेकन बाय बिजनेस यूजुअली फ्रॉम कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्ट पीरियड। हेलो, कौन से पीरियड के लिए? शॉर्ट पीरियड। पेंडिंग डिसबर्समेंट ऑफ टर्म लोन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। समझ गए? पेंडिंग डिसबर्समेंट ऑफ टर्म लोन मतलब आपको याद हो मैंने भी थोड़ी देर पहले क्या कहा था, मैं शॉर्ट लोन इसलिए ले रहा हूं कि मेरा जो लॉन्ग टर्म लोन है वो मेरे पास पैसा आने में अभी क्या लगेगा बोलो? समय लगेगा। तो उसे कहते हैं पेंडिंग डिसबर्समेंट, क्योंकि डिसबर्समेंट मतलब भुगतान, और भुगतान होने में भी क्या लगेगा? समय। करेक्ट है? अंडरलाइन करो, स्टार्ट करो। ब्रिज फाइनेंस रेफर नॉर्मली टू लोन टेकन बाय बिजनेस, है ना? फिर सीधे फॉर अ शॉर्ट पीरियड, बीच का गायब। Bridge finance refer normally to loan taken by business for a short period. Pending disbursement of term loan by financial institution. ये एक पैराग्राफ हो गया, समझ गए? यानी कि क्या मैं कह सकता हूं कि ब्रिज फाइनेंस रेफर्स टू, बोलो क्या? ब्रिज फाइनेंस रेफर्स टू लोन टेकन बाय बिजनेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड पेंडिंग डिसबर्समेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। हो गया यार? क्या मैं कह सकता हूं एक बिजनेस द्वारा शॉर्ट पीरियड के लिए लोन लिया गया है क्योंकि उसके लॉन्ग टर्म लोन का भुगतान होने में भी समय है। अब पता है ये बोलते हैं क्यों समय है, पढ़ो आगे। नॉर्मली इट टेक टाइम फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू फाइनलाइज द प्रोसीजर ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, टाई अप, पार्टिसिपेशन विद अदर इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा, इवन दो अ पॉजिटिव अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट हैज बीन मेड। समझ गए? यानी कि यह कह रहे लगभग मतलब पॉजिटिव है एवरीथिंग, उसके बावजूद भी लोन की फॉर्मेलिटी पूरे करने में लोग क्या लगता है? समय। अब आप चाहो तो इस लाइन को लिख दो, या आप ऐसा भी लिख सकते हो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉर्मली टेक टाइम फॉर फाइनलाइजिंग द लॉन्ग टर्म लोन, ये लाइन लिख दो। सेकेंड लाइन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नॉर्मली टेक टाइम फॉर फाइनलाइजिंग द लॉन्ग टर्म लोन although there is a positive indication although there is a positive indication that loan would be sanctioned, although there is a positive indication that loan would be sanctioned। ठीक है, अगला पैराग्राफ चालू करेंगे। इन फर्म इन ऑर्डर नॉट टू लूज, समझ गए? मिल गया क्या? थर्ड पॉइंट, फर्म इन ऑर्डर नॉट टू लूज फर्दर टाइम इन स्टार्टिंग देयर प्रोजेक्ट अरेंज फॉर ब्रिज फाइनेंस सच टेम्पररी लोन इज नॉर्मली रीपेड आउट ऑफ द प्रोसीड ऑफ प्रिंसिपल टर्म लोन। समझ गए? यानी कि फर्म और टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए यूजुअली शॉर्ट टर्म फंडिंग अरेंज कर लेती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ब्रिज फाइनेंस। और शॉर्ट टर्म लोन को पे कर दिया जाता है जैसे ही लॉन्ग टर्म लोन का पैसा आता है, हाँ या ना? जैसे कई बार होता है तुम बोलते हो पापा मोबाइल लेना है, पापा कहते हैं ठीक है एक काम करो 20-25 दिन रुको मैं पैसे दे दूंगा। अब अगर तुमसे वेट नहीं हो पाता है तो तुम क्या बोलते हो? एक फ्रेंड से पैसे उधार ले लेते हो, बोलते पापा से पैसे आएंगे तो दे देंगे। तो उस समय फ्रेंड जो है वो तुम्हारे लिए ब्रिज फाइनेंस का काम कर रहा है, क्योंकि तुम वेट करना नहीं चाहते मोबाइल के लिए, इसलिए तुमने उससे पैसा लेके मोबाइल ले लिया और जैसे ही पापा से पैसा आया उसको पैसा दे दिया। फ्रेंड मौके का फायदा उठा के पार्टी मांग सकता है। आगे बढ़ो।
It is secured by hypothecation of movable asset, पर्सनल गारंटी एंड डिमांड प्रोमिसरी नोट. जो शॉर्ट टर्म लोन देगा वो भी क्या करेगा, किसी ना किसी असेट को सिक्योर करके ही आपको लोन देगा. और ऐसे लोन की इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगी. जैसे फ्रेंड मौके का फायदा उठा के पार्टी मांग सकता है, वैसे ये लोग मौके का फायदा उठा के रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज कर सकते हैं. देखो आगे लिखा हुआ है, जनरली द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ब्रिज फाइनेंस इज हायर एज कंपेयर्ड विद दैट ऑफ टर्म लोन. समझ गए? हेलो, समझ गए? तो बताओ ब्रिज फाइनेंस क्या है. पहले क्या साधारण शब्दों में समझो, फिर उसके बाद लिखने वाली बात तो मैंने बता दी है ना. कुल मिला के क्या है, एक कंपनी का प्रोजेक्ट आने वाला है. कंपनी का प्रोजेक्ट आने के लिए कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन चाहिए. जो लॉन्ग टर्म लोन है वो कंपनी को मिल जाएगा. कंपनी ने अप्लाई कर रखा है, कम बैंक की तरफ से ऑलमोस्ट डन है, बट द फॉर्मेलिटी विल टेक टाइम. तो मान लो फॉर्मेलिटी को कंप्लीट होने में टाइम लगेगा, तो कंपनी अपने समय को वेस्ट करने की बजाय कंपनी शॉर्ट टर्म फंडिंग रेज कर लेगी, ताकि कंपनी अपने पैसे का यूज करके उसमें काम कर सके. जैसे ही लॉन्ग टर्म फंडिंग से पैसा आ जाएगा, शॉर्ट टर्म फंडिंग वालों के मुंह पे मार दिया जाएगा. हालांकि वो लोग जब हमें लोन देंगे तो वो सिक्योरिटी के आधार पर देंगे और उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगी, क्योंकि ये हमारे टाइम खराब होने वाले टाइम को बचाने का काम करता है. इसे कहा जाता है ब्रिज फाइनेंसिंग. सही है ना? नहीं यही बात समझ. जैसे यूजुअली ब्रिज क्यों बनते हैं, बहुत घूम के जाना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, तो ब्रिज बना दिया. हाँ सही है, मत मानो. मान लिया, ठीक है. अब आ जाओ मेथड ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग. मेथड ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग. वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग की क्या मेथड्स है? करेक्ट है. वेंचर कैपिटलिस्ट जानते हो तुम क्या होता है? हाँ बताओ. अरे तुमने हाँ बोला ना. हाँ जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है. क्या है बोलो? वेंचर. नाम पता है इसका वेंचर क्यों रखा है? क्योंकि अपने आप में एक अलग ही वेंचर होता है, इसे इसका नाम ही वेंचर कैपिटल रखा गया है. समझो जरा क्या सीन है. मान लो मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है. वो आइडिया पता है कैसा है? बोलो तो कैसा है? मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ मशीन बनाई जाए. आई एम प्लानिंग टू गेट दैट मशीन. और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं इनके जैसा बनना चाहता हूँ. हाँ साहू के जैसा, या चलो साहू मेरे जैसा बनना चाहता है, तो ये वाला ज़्यादा सही था. तो मैं तो एग्जाम्पल ही दे रहा था, मैं थोड़ी बनता तेरे जैसा. चलो मान लो मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, है ना. आई डिजायर टू लाइक हिम, है ना, थोड़ा पर्सनैलिटी, है ना. अब देखो सुनो, तो बेसिकली अभी मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ, मेरी किस्मत खराब है, तो मैंने सोचा मैं कैसे बनूं. और ऐसा कई लोग चाहते हैं कि हम ऐसा बने, तो हमने कहा क्यों ना एक दिमाग लगाया जाए, एक मशीन बनाया जाए. क्योंकि लोग कर्मठ तो बिल्कुल नहीं है, खुद तो कुछ करेंगे नहीं, तो सब हर आदमी चाहता है कि पका पकाया मिल जाए. तो अपन एक काम करते हैं, साहू से पूछा किसके ऐसा बनना चाहता है, तो मान लो साहू ने कहा वो मेरी तरह बनना चाहता है, तो मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा कि पहले उस मशीन में मैं बैठ जाऊंगा, है ना. 1 घंटा में बैठ के सोता रहूंगा. फिर जैसे ही मैं उस मशीन से बाहर आऊंगा, साहू को 1 घंटा बिठाया जाएगा. 1 घंटे बाद जब साहू आएगा, साहू मेरे ऐसा हो जाएगा. सही है या नहीं है? ये मैंने सोचा और मैंने समझा कि एक मशीन ऐसी बनाई जाए. आई हैव आइडिया, और मुझे ये भी समझ में आ रहा है ये मशीन कैसे बन सकती है. पर पॉइंट इज दैट कि ये मशीन बनाने के लिए पैसा बहुत चाहिए. अब मैं गया एसबीआई वालों के पास, बैंक ऑफ इंडिया के पास, अदर अदर बैंकों के पास. मैंने इनको अपनी कहानी सुनाई. दे अंडरस्टूड, पागल हो गया ये, और उन्होंने थ्रो कर दिया मुझे, इज्जत के साथ नहीं, इंसल्ट के साथ, है ना. उन्होंने मुझे बाहर कर दिया. अब मैं बड़ा बुरा मान रहा हूँ. मुझे ये तो लग रहा है यार माई टेक्नोलॉजी इज गुड, माई आइडिया इज वेरी गुड, एंड एक्चुअली अगर ये आइडिया आ जाए और तुम सबको पता पड़ जाए, तुम लाइन में लग जाओगे. कर लो बस. नेवर. खैर मेरी बात समझ में आई. अब मेरे पास क्या है बोलो? आइडिया है, सब कुछ है, पर क्या नहीं है? पैसा. अब क्या हुआ, मैं बैंकों के पास गया, बैंक वालों ने कहा पागलों ऐसी बातें कर रहा है, पता नहीं पैसे लेके जाएगा और ये लगाएगा और नया टेक्नोलॉजी पे निजात करेगा, कुछ आया या नहीं आया तो भगवान जाने क्या होने वाला है. करेक्ट है. तो मैंने क्या सोचा, यार एक काम करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ते हैं जिसके पास पैसे की कमी नहीं है पर आइडिया की कमी है.
समझ गए? जैसे ये है ना, इससे आप पैसा बोलते दिमाग है ही नहीं। करेक्ट है, इसके खुद के कुछ आइडियाज होते ही नहीं है, बस वो गलती से पता नहीं कैसे पैसा आ गया। तो हम इसके पास गए काल्पनिक है बेटा, काल्पनिक, पर काल्पनिक में भी कुछ सही होता है, ऐसा सुना है मैंने। मान लो हम इसके पास गए, तो चुप बेटे कहाँ होता है, हम इसके पास गए और हमने इससे कहा देखो यार वी हैव अ वेरी गुड प्लान, ऐसा वैसा ये और वो, आप पैसा लगाओ, हम आपको अपनी कंपनी में स्टेक देंगे, बराबर है। और जैसी कंपनी में पैसा आना चालू हो जाएगा, हम आपके शेयर महंगे प्राइस पे खरीद के, ज्यादा प्राइस पे खरीद के आपका पैसा आपको लौटा देंगे। उस पीरियड आप जो रिटर्न कमाते रहोगे वो रिटर्न कमाते रहो, मैं ऐसी बात करूंगा इससे। करेक्ट है? अब ये बोलेगा नहीं मेरे को तो तुम्हारी कंपनी का काम पसंद आ गया, 70% शेयर लूंगा मैं। मैंने कहा सर आइडिया मेरा है ना, केवल मेरे पास पैसे की कमी है, तो आप एक फाइनेंस का रोल प्ले करो ना, आप क्यों ओनरशिप में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आप पैसा लगाओ, एक समय तक अर्निंग खाओ और अपना पैसा लेके निकल जाओ, लेट मी डू माई जॉब। तो ये दोनों के लिए विन विन है। हेलो क्या बोला मैंने, ये दोनों के लिए विन विन है। आइडिया मेरा है तो लॉन्ग टर्म तक मैं इंजॉय करूंगा, इसका पैसा है तो शॉर्ट टर्म तक ये भी इंजॉय करेगा। सच टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज कॉल्ड वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। पढ़ो जरा। द वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग रेफर्स टू फाइनेंसिंग एंड फंडिंग ऑफ द स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, हाई टेक्नोलॉजी एंड रिस्की वेंचर। अंडरलाइन करो इसको, क्या बोला मैंने, हाई रिस्की एंड, बोलो क्या, टेक्नोलॉजी एंड रिस्की वेंचर। क्योंकि अगर रिस्क कम है तो नॉर्मली बैंक वगैरह फंडिंग कर देगी, हाँ या ना। नॉर्मली मैं बैंक के पास जाऊं, मैं बैंक से कहूंगा, बैंक बोलेगी क्या करोगे, मैंने कहा एक्चुअली मैं क्या एक है ना एजेंसी लेना चाहता हूँ। बोलो क्या करोगे एजेंसी लेके, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं हेवल्स की एजेंसी लूंगा, एक शॉप करूंगा, शॉप में फैन ला के रखूंगा, लाइटें ला के रखूंगा, और जो लोग खरीदने आएंगे उनको बेचूंगा। अब इसमें रिस्क कम है ना, बैंक विल फंडिंग मी, तो मैं क्यों ढूंढूंगा फिर इन जैसे लोगों को, मैं इन जैसे लोगों को कब ढूंढूंगा, जब मुझे बैंक फंडिंग नहीं करेगी। बैंक फंडिंग कब नहीं करेगी, जब रिस्क ज्यादा है और सिक्योरिटी के तौर पे मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। और अगर मान लो बैंक की मुझे पैसा दे देगी तो मैं क्यों जाऊंगा इसके पास, करेक्ट है। तो अब हम सवाल पे, अब हम ये बात कर रहे हैं कि वेंचर कैपिटल के केस में कैसा कैसा पैसा लाया जा सकता है ना। एक बार हो रहा, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग रेफर्स टू फाइनेंसिंग एंड फंडिंग ऑफ स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, हाई टेक्नोलॉजी एंड रिस्की वेंचर। सम ऑफ द कॉमन मेथड ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग आर एज फॉलो। सबसे पहला इक्विटी फाइनेंसिंग, क्या दे दिया मैंने इसको, मैंने अपनी कंपनी बनाई है, कंपनी की इक्विटी शेयर किसको दे दिए, इसको दे दिए। पढ़ो जरा। द वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग जनरली रिक्वायर फंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड बट may not be able to provide return to the investor during the initial stage। सही बात है ना, आया ना। तो therefore the venture capital finance is generally provided by way of equity share capital। क्यों equity share capital में फायदा क्या है, अगर कुछ कमाया नहीं तो इंटरेस्ट देने का ऑब्लिगेशन नहीं है ना, आया ना, यस। The equity contribution of venture capital fund does not exceed 49% of the total equity capital of venture capital undertaking। समझ गए, यानी कि जो फंडिंग मुझे देगा उसका स्टेक 49% से ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि 49% से ज्यादा अगर उसका स्टेक हो गया तो कंट्रोल पहुंच जाएगा। और आइडिया किसका है, मेरा, केवल पैसा तेरा है, तो पैसा तेरा होने के कारण मैं तेरे को मालिक नहीं बनने दूंगा। और एक्चुअली बात यह है कि वो भी मालिक बनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होते। बढ़ो आगे। so that the effective control and ownership remain with the entrepreneur। समझ गए, तो एंटरप्रेन्योर कौन है, मैं, जिसने ये आइडिया लाया। समझ गए, तो सबसे बेटर जो है वो कौन है, इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी फाइनेंसिंग क्यों है, क्योंकि अगर मैं इक्विटी फंडिंग के थ्रू जाऊंगा तो पहली बात तो मेरे ऊपर लोड नहीं रहेगा कि इंटरेस्ट देना है, हाँ या ना। और इसमें कितने से ज्यादा स्टेक नहीं हो सकता, 49% से ज्यादा स्टेक नहीं हो सकता। वापिस पढ़ो जरा। द वेंचर कैपिटल, अंडरलाइन करना है ना, इक्विटी फाइनेंसिंग। द वेंचर कैपिटल अंडरटेकिंग जनरली रिक्वायर फंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड but may not be able to provide return to the investor during the initial stage। Therefore, the venture capital finance is generally provided by way of equity share capital। समझ गए, हमें लंबे समय के लिए पैसा चाहिए और क्योंकि हम इनिशियल स्टेज में आपको कोई रिटर्न नहीं दे पाएंगे, इसीलिए हमारे लिए इक्विटी फाइनेंसिंग सबसे पसंदीदायक है। क्या हम कह सकते हैं कि इक्विटी फाइनेंसिंग वाला जो वेंचर कैपिटल फंडिंग है वो 49% से ज्यादा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ओनरशिप। सेकेंड आओ, कंडीशनल लोन। हम पता है क्या पढ़ रहे हैं कि वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग में कैसे कैसे पैसा लाया जा सकता है। पढ़ो जरा। कंडीशनल लोन, अ कंडीशनल लोन इज रीपेबल इन द फॉर्म ऑफ रॉयल्टी
after the venture is able to generate sale. No interest is paid on such loan in India. Venture capital finances charge royalty ranging between 2 to 15%. Actual rate depend on the other factor of the venture such as gestation period, कैश फ्लो पैटर्न वगैरह। कुल मिला के समझ में आया क्या कहना चाह रहा है? कंडीशनल लोन इज नॉट अ ट्रेडिशनल लोन। क्या बोला मैंने? कंडीशनल लोन इज नॉट अ ट्रेडिशनल लोन। ट्रेडिशनल लोन में क्या होता है, आप लोन लेते हो और इंटरेस्ट का मीटर वहीं से चालू हो जाता है। क्या बोला मैंने? आप लोन लेते हो और इंटरेस्ट का मीटर वहीं से चालू हो जाता है, करेक्ट है। तो कंडीशनल लोन एक ऐसा लोन है जिसको अगर आप लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देने की कोई जरूरत नहीं होती, और जब आप सेल करके रेवेन्यू जनरेट करना चालू कर देते हो फिर आप इंटरेस्ट नहीं रॉयल्टी पे करते हो। क्या पे करते हो? रॉयल्टी। रॉयल्टी अलग चीज है। इंटरेस्ट लोन के अमाउंट पे आएगा, रॉयल्टी किस पे आएगा? सेल के अमाउंट पे, करेक्ट है। तो पढ़ो आगे जरा। अ कंडीशनल लोन, अंडरलाइन करना, अ कंडीशनल लोन इज रीपेबल इन फॉर्म ऑफ रॉयल्टी आफ्टर द वेंचर इज एबल टू जनरेट द सेल। समझ गए? यानी कि नो इंटरेस्ट इज पेड ऑन सच लोन, और इस पे कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता। अंडरलाइन कर लो, इन इंडिया वेंचर कैपिटल फाइनेंस चार्जेस रॉयल्टी रेंजिंग बिटवीन 2 to 15%। मतलब इंडिया में जनरली ये रॉयल्टी का परसेंट कितना होता है? 2 से 15%। ये कैसे आया समझो। अगर मैं इक्विटी फंडिंग पे जाता हूं तो अनडाउटली मेरे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, पर पॉइंट इज दैट कि अगर मैं इसको 49% भी ओनरशिप देता हूं तो इसके पास वोटिंग राइट तो आएंगे ना। ये कंट्रोल नहीं कर सकता पर वोटिंग राइट तो आएंगे। मतलब मेरा कंट्रोल तो डाइल्यूट होगा क्योंकि मुझे हर बात में इसकी बात भी सुननी पड़ेगी। तो मैं थोड़ा सा परहेज कर रहा हूँ इक्विटी फंडिंग से। तो मैंने कहा लोन लेते हैं, पर लोन लूंगा तो तकलीफ ये हो जाएगी कि लोन के साथ फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी, और फाइनेंस कॉस्ट मेरे लिए फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट करेगी। क्या बोला मैंने? फाइनेंस कॉस्ट आ जाएगी, और फाइनेंस कॉस्ट मेरे लिए क्या क्रिएट करेगी? फाइनेंशियल रिस्क। तो मैंने एक दूसरी जुगाड़ लगाई, मैंने बोला एक काम करो तुम मुझे लोन दो, मैं तुम्हें इंटरेस्ट ही दूंगा। तुमने कहा ये कैसी बदतमीजी है कि लोन दे और इंटरेस्ट ही दोगे। मैंने कहा तो एक फायदा देता हूं तुम्हें। बोला क्या फायदा? जब मैं सेल कमाऊंगा ना, जब लंबी लंबी बड़ी बड़ी सेल कमाऊंगा ना, तो मैं उसके ऊपर एक परसेंटेज अप्लाई करके तुम्हें क्या पे करूंगा? रॉयल्टी। है ना, इंडिया में रॉयल्टी का परसेंटेज कितना होता है? 2 से 15%। सही है। नीचे आओ, इनकम नोट, ये दोनों का मिक्सअप है। इनकम नोट दोनों का मिक्सअप है। दोनों का मिक्सअप मतलब कंडीशनल लोन और ट्रेडिशनल लोन। मतलब मैं इसके पास गया, सुनना, मैं इसके पास गया, गया मैं, तो मैंने इससे जाके ये बोला कि मुझे पैसा चाहिए। इसने कहा ठीक है मैं आप कंपनी के शेयर खरीद लेती हूँ। कौन सी फंडिंग है? मैं इसके पास गया, मैंने इससे पैसा मांगा, इसने कहा मैं आपकी कंपनी के शेयर खरीद लेती हूँ। कौन सी फंडिंग है? इक्विटी। मैंने कहा फंड शेयर खरीदोगी, तो मेरे को थोड़ा सा डाउट ये आ रहा है, ये शेयर खरीदेगी तो राइट आएगा तो वोटिंग कंट्रोल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपसे बात करता हूँ। मैं आगे निकल गया, मैं इसके पास गया, मैंने कहा आपसे लोन चाहिए, पर लोन ऐसा चाहिए जिसपे मैं आपको इनिशियली कोई इंटरेस्ट पे ना करूं और बाद में आपको रॉयल्टी पे करूं। तो इसने कहा ये कौन सा लोन होता है? मैंने कहा हाँ ये अलग लोन है, इसे इसका नाम मैंने रखा है कंडीशनल लोन। तो इसने कहा कभी इंटरेस्ट ही दोगे? मैंने कहा नहीं। तो क्या पे करोगे? रॉयल्टी। कब तक पे करोगे? जब तक आपका पैसा नहीं चुका देता। और उसमें भी पीरियड डिसाइड होता है, मालूम है क्यों? पता पड़ा एक साथ मेरे पास पैसा आने लगा तो इसका पैसा चुका दिया। नहीं आई बात समझ में? नहीं आया समझ में? क्या कहा मैंने? मान लो मैंने इससे लोन ले लिया आज 50 करोड़ रुपए, करेक्ट है। इसको बोला मैं अभी तो तुम्हें कुछ नहीं दूंगा, जब मेरे पास सेल आना चालू हो जाएगी ना तो मैं आपको रॉयल्टी का परसेंटेज दूंगा सेल पे, जब तक कि मैं आपका पैसा नहीं चुका देता, करेक्ट है। अब क्या हुआ, जैसे ही मेरे पास सेल आना चालू हुई तो मान लो मेरा बिजनेस ऐसे ग्रो किया कि मेरे पास सडनली एक साथ पैसा आ गया। तो मैंने इसको बोला लो अपने पैसे घर जाओ। तो इसने कहा रॉयल्टी नहीं दोगे? मैंने कहा काय की रॉयल्टी, जब लोन ही नहीं रॉयल्टी खाएगी। तो ऐसी ये भी समझदारी करके एक पीरियड लगाएगी, कम से कम इतना पीरियड, समझ गए? है ना। चलो ये हो गया कौन सा लोन, कन्वेंशन लोन या कंडीशन? कंडीशन। अब मैं यहाँ आया, इनसे बोला मुझे लोन चाहिए, इन्होंने कहा दे देंगे। मैंने कहा पर लोन में आप कितना इंटरेस्ट मांगोगे? इसने कहा 10%। मैंने कहा एक काम करते हैं, आप मुझे ना 10% पे मत दो, आप मुझे 2% पे दो। मैंने कहा मैं, ये कहेगी मैं क्यों दूं 2% पे? मैंने कहा आप 2% पे दो, ताकि जब तक मेरी कंपनी सेल जनरेट नहीं करेगी मैं आपको 2% का इंटरेस्ट पे करता रहूंगा, बाद में मैं आपको रॉयल्टी दूंगा। अभी क्या हो गया? हेलो, अभी क्या हो गया? दोनों लोन का मिक्सअप। पढ़ो, इसको बोलते हैं इनकम नोट। पढ़ो, it is a hybrid security which combine the feature of both conventional loan and conditional loan. The entrepreneur has to pay both interest and royalty on sale, but at substantially low rate. समझ गए? इंटरेस्ट भी कम रेट से और बाद में रॉयल्टी भी कम रेट से।
अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं इसको 15% रॉयल्टी ऑफर करूंगा कंडीशनल में, तो इसको 15 ऑफर करूंगा या 15 से कम? 15 से कम। रीजन, क्योंकि इसको इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूं। इसको इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा तो रॉयल्टी का परसेंटेज ज्यादा, इसको इंटरेस्ट पे करूंगा तो रॉयल्टी का परसेंटेज कम। पर इंटरेस्ट का रेट भी नॉर्मल इंटरेस्ट रेट से कम होगा और रॉयल्टी का रेट भी कम होगा। ये कौन सा हुआ, हाइब्रिड हो गया ये। यस, आगे बढ़ो। IDBI Venture Capital Fund provide funding equal to 80 to 87.5% of the project. छोड़ दो, अपने मतलब का नहीं। Participating debenture. Such security carry charge in 3 phases. In the startup phase, no interest is charged. Next interest, a low rate of interest is charged up to a particular level of operation. After that, a high rate of interest is required to be paid. समझ गए? अब ये कंडीशनल लोन है या पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर है? 3 फेस हो गए। पहले इंटरेस्ट, पहले फेस में नो इंटरेस्ट, फिर लो इंटरेस्ट, फिर हाई इंटरेस्ट। तो ये इनकम नोट से अलग है ना, क्योंकि इनकम नोट में शुरुआत से कम इंटरेस्ट पे करते, बाद में रॉयल्टी। आया या नहीं आया? तो क्या मैं कह सकता हूं, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग इज अ फाइनेंसिंग फॉर हाई रिस्की एंड टेक्नोलॉजिकल वेंचर्स। कितने मोड है? 4। पहला मोड क्या है, कैसे ला सकते हो पैसा? इक्विटी। अच्छा, इक्विटी के थ्रू अगर हम लेके आएंगे तो इक्विटी हमारे लिए फायदेमंद क्यों है? क्योंकि देखिए सुनिए, क्या होता है कि इनिशियल ईयर में आपके लिए इंटरेस्ट पे करना इतना आसान नहीं होता। तो अगर आप इक्विटी फंडिंग से लेके आएंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करने का कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होगा। पर आप वेंचर कैपिटल को कितना स्टेक देंगे, 50% या 49%, ताकि कंट्रोल डाइल्यूट ना हो। करेक्ट है क्या? फिर हमने पढ़ा कंडीशनल लोन। कंडीशनल लोन और कन्वेंशनल लोन सेम है या अलग अलग है? कन्वेंशनल लोन में हम जिस दिन से लोन लेते हैं उस दिन से इंटरेस्ट का मीटर चालू हो जाता है, जबकि कंडीशनल लोन में हम इंटरेस्ट कभी पे करते ही नहीं है। लेकिन जब हमारी कंपनी सेल जनरेट करना चालू कर देती है तो सेल पे क्या पे करते हैं? रॉयल्टी। अच्छा, रॉयल्टी का परसेंटेज इंडिया में क्या होता है? 2 से 15%। सही है। तीसरा क्या है? इनकम नोट। क्या इनकम नोट में कन्वेंशनल लोन और कंडीशनल लोन दोनों आएंगे? हाँ, हम लोग लो रेट से ऑलवेज इंटरेस्ट पे करेंगे और जब सेल आना चालू हो जाएगी तो रॉयल्टी पे करेंगे, पर रॉयल्टी और इंटरेस्ट दोनों का रेट कम होगा। अच्छा, टेक्निकल लॉजिकली भी समझ में आ रहा है कम ज्यादा क्यों हो रहा है ना? पार्टिसिपेटिंग डिवेंचर क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम रॉयल्टी की मोहमाया में कभी नहीं आएंगे। ये जो दो लोग हैं ना, कंडीशनल लोन और इनकम नोट वाले, ये दोनों रिस्क पे भी तो है। ये तो खतरनाक ही रिस्क पे है। क्यों खतरनाक रिस्क पे है ये? इसने पैसा लगा दिया, इंटरेस्ट मिल नहीं रहा। अगर मैं कुछ सेल नहीं कर पाया तो मेरा तो ठीक है, मेरी जो प्लानिंग थी वो फेल हो गई, पर इसका तो दिमाग ही फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पैसा दिया और कुछ भी नहीं कमाया, और पैसा आएगा कि नहीं आएगा वो भी गारंटी नहीं है। आया ना? तो ये थोड़ी सेफ है। क्यों थोड़ी सेफ है? हाँ, देखो, इसने जबरदस्त ख्वाब देखे। ये सोच रही है रॉयल्टी कमाऊंगी मैं तो फॉर्म पे। कितना रॉयल्टी मिलेगा? 15%। अगर कंपनी का टर्नओवर 50,000 करोड़, देखो बेवकूफ बनाने वाला कैसे बेवकूफ बनाता है, आई टेल यू। सॉरी, बेवकूफ बनाने वाला कैसे बेवकूफ बनाता है। देखो मैडम, गरीब रहना अमीर बनना है। ये बोले कि अमीर बनना है, तो मैं बोलूंगा अमीर पता है कैसे बन सकते हो? बोला कैसे? मैंने कहा एक काम करो, मेरे को 50 करोड़ का लोन दे दो, है ना, और हर साल 50 करोड़ पे 10% के हिसाब से कितने रुपए का इंटरेस्ट कमाओ? 5 करोड़। कितने का इंटरेस्ट कमाओ? 5 करोड़। इसने कहा हाँ तो बुरा क्या है? मैंने कहा यही छोटी सोच की प्रॉब्लम है। तो इसने कहा तुम क्या बेटर बता सकते हो? मैंने कहा एक काम करो, मुझे पैसा दो, 5 साल तक कुछ मत लो। इसने कहा मेरा 25 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा रुक तो जाओ, 25 करोड़ का नुकसान नहीं होगा। मैंने कहा 5 साल बाद मेरा जैसी बिजनेस सेटअप होगा ना, फर्स्ट ईयर में आई एम गोइंग टू टेल यू, आई एम गोइंग टू हैव अ टर्नओवर ऑफ 20,000 करोड़ एंड आई विल गिव यू 10% एज ए रॉयल्टी। 20,000 का 10% कितना आएगा? 2,000 करोड़। यू नो शी विल गेट सो हैप्पी। नुकसान कितने का हुआ था? 25 करोड़ का। फायदा कितने का? 2,000 करोड़। अब सुनो बेवकूफ कैसे बनाया जाता है। पहले साल 20,000 का सेल तो उसका 10 करोड़, अगले साल 25,000, फिर 30, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90, 100 करोड़ की सेल का 10% आपका। समझ गया ना कहां पहुंच गई? ये तो समझ गई। अब तो ये तो मजा आ गया। अब क्या अपॉर्चुनिटी आई है इनकैश करने का। ये वो लोग हैं जो लालच में ज्यादा आएंगे, आए ना, तो ये रिस्क भी ले रहे हैं। डोंट फॉरगेट दे आर टेकिंग रिस्क, है ना। तो मान लो मैंने इसको बेवकूफ बना दिया, है ना। अब मैं इसके पास गया, अब मैंने इसको बेवकूफ तो बनाया, बट शी इज लिटिल स्मार्ट। ये थोड़ा सा ये बात समझ गई कि ये सपने ज्यादा दिखा रहा है भाई,
ये ज्यादा दे रहा है, ये तो ये बोले जा रहा है ऐसा होगा कि सेल होगी। अगर मान लो सेल नहीं हुई तो मैंने तो कुछ भी नहीं कमाया। तो लेकिन ये क्या है, ये को दिमाग तो इसका लग रहा है, बट इसको थोड़ा सा ये भी समझ में आ रहा है कि ऐसा ना हो कि इसको, इसके मन में देखो दो पॉइंट्स है। पहला पॉइंट इसके मन में ये है कि माइट बी पॉसिबल कि सेल ना हो, अगर सेल नहीं हुई तो शी विल लूज, इसका इंटरेस्ट भी नहीं कमा पाएगी। दूसरा पॉइंट इसके दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मान लो सेल हो गई तो ये अपॉर्चुनिटी तो बेकार चली जाएगी। हाँ या ना, डायलेमा। जैसे बच्चा जब बोलता है सीए छोड़ दूं, तो वो ये सोचता है यार छोड़ दिया कितना अच्छा है, कुछ और करेंगे। तो उसके मन में एक ख्याल आता है पास हो गया तो। ये डायलेमा ना उसे जाने देता है ना ये डायलेमा उसे आने देता है। हमने अक्सर देखा है जब बच्चा पूरा मन बना लेता है कि वो छोड़ेगा, वो उसी टाइम में दूसरे को एक ग्रुप पास कर देती है। ये कई लोगों के साथ होता है, जब वो छोड़ने का पूरा मन बना लेता है। मेरा एक फ्रेंड तो 10 अटेम्प्ट दिए थे P2 के। कितने? 10। और 10वां अटेम्प्ट जब उसने दिया ना, तो उसने पेपर देने के बाद ये सोच लिया था कि मैं सीए छोड़ दूंगा, अब नहीं करूंगा, बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। हर अटेम्प्ट में वो अपने आप को समझा लेता था, पेपर फॉर्म, एग्जाम फॉर्म भरता था, किसी ना किसी की बात सुनता था, वो फॉर्म भर के पेपर देता था। जब 10वां अटेम्प्ट उसने दिया तो उसको लगा इस बार तो होगा नहीं, उसने कहा गिव अप, अब नहीं करना, हो गया सीए छोड़ो। और उसने गिव अप किया, घर गया, 15 दिन मस्त ऐशो आराम किए। उसके बाद ही स्टार्टेड वर्किंग, उसने कहीं जॉब ज्वाइन किया और काम करने लगा। अब उससे जब आदमी ने सीए छोड़ दिया, काम करना, उसे क्या परवाह रिजल्ट आएगा क्या होगा। अब जब रिजल्ट आया तो उसके फ्रेंड्स को फ़ोन लगा रहे हैं। फ़ोन लगाया तो उससे बोला यार रिजल्ट आ गया देखा तूने? बोलता है भाई सबसे दूर हो गया मैं, दिमाग खराब मत करो मेरा। मैं जॉब कर रहा हूँ, ये आईसीआई ने जीवन बर्बाद कर दिया। 10 साल जीवन के निकल गए, इससे सब किराने की दुकान खोल लेता तो सुपर बाजार बन जाता। तो बोला ये आईसीआई ने बर्बाद कर दिया, जहां था वहीं से बाहर निकला, नो प्रमोशन एट ऑल। बीकॉम करने के बाद इस P2 ज्वाइन किया था और 5 साल बाद भी P2 से ही निकला, तो कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं आया, छोड़ दिया। उसको बोला भाई चेक तो कर। बोलता देख मेरा कोई मन नहीं है ये सीए रिजल्ट डॉट निकिन खोलने का, मैंने इतने बार खोल ली ना, सेम स्टेज पे आके ही परेशान हो गया। उसने बोला मेरा रोल नंबर ले और देख और मेरे को फोन मत करना। उसने रोल नंबर दिया, यू कैन नॉट इमेजिन ही पास बोथ ग्रुप, दोनों ग्रुप पास। अब उसने फोन लगाया तो फोन नहीं उठा रहा। क्यों नहीं उठा रहा समझ जाओ, उसे क्या लग रहा होगा, ये बताया फेल हो गया, वो फोन नहीं उठा रहा, कटे जा रहा। फिर उसको मैसेज किया अबे तू पास हो गया, तो कॉल पे कहा पास हो गया। फिर उसने रोल नंबर चेक किया, पास हो गया। ही बैक टू इंदौर, स्टार्टेड आर्टिकलशिप। इसे कहते हैं आईसीआई का प्रहार। फिर क्या हुआ, उसका फाइनल का अटेम्प्ट आया, फिर बेचारा 3 अटेम्प्ट डब डब डब। इसे कहते हैं आईसीआई का प्रकोप। इसे आपको जब ऐसा लगे ना आपको सीए पास होना है, तो थोड़ा सा मन में जनरल फीलिंग लाने लग जाओ कि अब तो छोड़ना है। आईसीआई को पता नहीं कैसे पता पड़ता है, ऐसे कई लोग हैं। आई हैव सीन मेनी पीपल जो डिसाइड कर लेते हैं। मेरी पिछली क्रेज बेच में मेरे पास एक बच्चा आया था, वो मुझे एक असिस्टेंट की ज़रूरत थी, तो वो आया था असिस्टेंट के रूप में काम करने के लिए। क्रेज बेच के पहले आया था। तो मैंने उससे बोला तू सीए कर रहा है? वो स्टूडेंट ही था, पहले पढ़ा था मुझसे। सीए कर रहा है? बोला छोड़ दिया। मैंने कहा छोड़ दिया पक्का? बोला हाँ। बोलने का ठीक, मैं बस एक बार ये छोड़ तो दिया है, मैं तो आपके साथ करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम कर, 1 तारीख से ज्वाइन कर लेना। और वो कम बकत 1 तारीख से पहले रिजल्ट आ गया, पास हो गया वो। और वापस से वो फॉर्म पे आ गया। फिर वो आया, सर मैं तो आर्टिकलशिप करूँगा। चालू दुनिया। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि शी इज इन डायलेमा। अगर मान लो कि इसको लगता है रॉयल्टी वाले सपने में झूठे दिखा रहा हूँ, तो ये इंटरेस्ट के लिए जाएगी। लेकिन इसको फिर ये भी लग रहा है कि मान लो रॉयल्टी वाले सपने सही निकले तो नुकसान हो जाएगा। तो इसने कहा मेरे पास एक और कंडीशन है आपके लिए। मैंने कहा क्या? बोला एक काम करो, आप है ना 10% रॉयल्टी बोल रहे हो ना, तो आप तो 8% रॉयल्टी दे देना, पर स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी देते रहो। समझ गए? हेलो, समझ गए? स्टार्टिंग में थोड़ा क्या दे देना, इंटरेस्ट। तो ये क्या हो गया, इनकम नोट, है ना। और ये है 4th कैटेगरी के लोग। इनको मैं कितनी कहानी सुना दी मैंने, इनको मैंने कितने ही सपने दिखा दिए कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। थोड़ा तो बड़ा सोचो, कहाँ लफड़ों में लगे हुए, इंटरेस्ट इंटरेस्ट इंटरेस्ट, रॉयल्टी कमाओ और अमीर बन जाओ। तो ये बोली नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं। 10 रुपए कमाएंगे शांति से, पर 10 रुपए कमाने हैं, ये कंफर्म है। मैं आपको पैसा देती हूँ, पर 3 फेज डिसाइड करते, पहले कुछ मत देना, बाद में थोड़ा देना, बाद में ज्यादा देना, पर जो भी देना फिक्स देना। मेरे को नहीं चाहिए रॉयल्टी 50,000 4,000। बेसिकली ये समझदार है।
खैर, तो वेंचर कैपिटल फंडिंग लाने के कितने ऑप्शन है आपके पास? 4। पहला इक्विटी फंडिंग, दूसरा कंडीशनल लोन, तीसरा इनकम नोट, चौथा पार्टिसिपेटिंग डिबेंचर। कंफर्म है क्या? अच्छा, वेंचर कैपिटल फंडिंग हमसे पैसा इसलिए मांगता है क्योंकि उसको कोई और पैसा नहीं देता, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। हेलो, सही है क्या? पक्का सही है? श्योर है? राहुल, कंजर्वेटिव अप्रोच ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या है? मैंने तो कोई रिस्क ही नहीं लेनी, क्या पता मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट। ये क्या कह रहे हैं? ये एक्सपोर्ट ऑर्डर से दो फायदे होंगे। एक तो एक्सपोर्ट ऑर्डर से ये फायदा होगा कि ये एविडेंस मिलेगा कि हाँ ये सही बोल रही है। दूसरा, एक्सपोर्ट ऑर्डर से मुझे ये भी पता पड़ेगा कि मुझे इतने कितना फाइनेंस देना चाहिए। नहीं आई बात में? हेलो, आई बात में? पता पड़ा इसने एक्सपोर्ट ऑर्डर दिखा के 100 करोड़ का एडवांस ले लिया, जबकि एक्सपोर्ट ऑर्डर 5 लाख का था। समझ गए? इसीलिए एक्सपोर्ट ऑर्डर से हमारे दो उद्देश्य पूरे होंगे। एक तो एविडेंस होगा कि हाँ इसके पास ऑर्डर है, और दूसरा बात, हमें भी मदद मिलेगी कि हमें कितने अमाउंट का एडवांस देना है। समझ गए? तो कैन आई से कि पेकिंग क्रेडिट इज एडवांस गिवन बाय बैंक टू द एक्सपोर्टर, यस और नो? पर ये एडवांस पाने के लिए आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर देना पड़ेगा। कैसे? इन लेटर ऑफ क्रेडिट। सही है, आगे बढ़ो। पेकिंग क्रेडिट इन केस ऑफ कस्टमर ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग में ऑल्सो भी granted against firm contract entered into by them with the overseas buyer. Packing credit may also be the following type: clean packing credit against hypothecation। ये पढ़ के आना, बाकी मैं इस चैप्टर को कल सल्टा दूंगा। हेलो, सही है? इसके बाद हम एक दिन के एक स्लॉट में मिलेंगे, 2 से 2.5-3 घंटा, मैं पूरा निपटा दूंगा, क्योंकि बाकी चैप्टर की जो थ्योरी है उसे हम जल्दी कैचअप कर पाएंगे। ठीक है, शुक्रिया।